सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार बिहार सचिवालय सेवा के ग्रामीण कार्य विभाग में मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। और आज आप लोगों को मैं बायोलॉजी सेशन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था यानी कि परिसंचरण तंत्र, उसमें दो पार्ट था। एक पार्ट था हार्ट और दूसरा पार्ट था ब्लड। तो हार्ट वाला चैप्टर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज जो है मैं ब्लड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने का जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ। और विश्वास रखिए, अगर मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और आपका एक भी ऐसा पोर्शन नहीं बचा होगा जो मैं छोड़ूंगा। आपका हर एक एग्जाम, चाहे बिहार का हो चाहे सेंट्रल का हो, उसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ब्लड के बारे में जानते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है। एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। 5 से 6 लीटर ब्लड। और वो पूरे बॉडी वेट का कितना होता है? 8 से 10%। कितना होता है? 8 से 10%। एक्सेस ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का, वो कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन में। कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। यानी कि अगर हमारे शरीर में अतिरिक्त ब्लड होता है तो वो प्लीहा में स्टोर हो जाता है। प्लीहा में स्टोर हो जाता है। अगला हेंस स्प्लीन इज कॉल्ड ब्लड बैंक। यानी कि स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है। अगला बॉडी वेट। बॉडी वेट में वाटर कितना परसेंट होता है? 70%। यानी कि हमारे शरीर का जो भी वजन है उसमें 70% जो है वो आपका पानी होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीएच के बारे में। पीएच का डिस्कवरी कौन किए थे? सोरेनसेन। यहाँ पर 7 होगा, यहाँ 0 होगा या 14 होगा। 0 से 7 के बीच में आपका होता है एसिड। और 7 से 14 के बीच में होता है बेस, यानी कि अम्ल और क्षार। तो 0 से 7 के बीच में हो गया अम्ल, 7 से 14 में क्षार। तो ये 7 से 14 के बीच में आता है, यानी कि स्लाइटली बेसिक है। बेसिक यानी कि क्षारीय, क्षारीय प्रवृत्ति का है। लेकिन ब्लड जो है वो एक बफर सॉल्यूशन है। क्या है? एक बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर पानी भी ऐड करें, थोड़ा सा पानी भी मिल जाए, तो वो अपना पीएच का मान चेंज नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि आप एसिड है, एसिड एसिड में वाटर मिलाएंगे तो पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? बताइए, कमेंट कीजिए। एसिड में अगर वाटर मिलाएंगे तो पीएच बढ़ेगा। और बेस में वाटर मिलाएंगे तो पीएच घटेगा। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा। जैसे देखिए, आपका ये हो गया आपका 7, ये हो गया 14, ये हो गया 0। अगर मान लीजिए किसी का पीएच 1.5 है, कोई एसिड है उसका पीएच 1.5 है, इसमें पानी मिला दिए। इसमें क्या किया हम लोग? पानी मिला दिए। तो इसका पीएच 7 की तरफ जाने का कोशिश करेगा। 7 जो होता है वाटर का, डिस्टिल्ड वाटर का, शुद्ध वाटर का पीएच का वैल्यू होता है। यानी कि अगर पीएच कम है तो वो एसिड है और मोर एसिडिक है। ठीक है। तो जैसे इसमें पानी मिलाएंगे तो उसका एसिडिटी, एसिड का प्रॉपर्टी कम होगा, यानी कि वो बढ़ेगा किधर? 7 की तरफ। तो 1.5 से 7 की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? 2 होगा या 3 होगा या 4, जो भी होगा वो उसका क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि एसिड में वाटर मिलाएंगे तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। और बेस में वाटर मिलाएंगे तो पीएच घटेगा। लेकिन ये जो बफर सॉल्यूशन होता है, ये ना तो एसिड है ना बेस है। यानी कि इसमें अगर वाटर मिलाएंगे तो इसका पीएच ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो फिक्स रखेगा 7.4 पे। ठीक है। यही रीजन है कि ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। इसमें हल्का सा पानी ऐड भी होता है और घटता भी है। तो ये अपना पीएच का मान को मतलब चेंज नहीं करता। 7.4 है तो 7.4 ही रहने देगा। ठीक है। पीएच का मान ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। ठीक है। और ये अगर इसका पीएच का मान 7.4 से बढ़ता है या घटता है तो हम लोग का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए बढ़ने नहीं देता है। ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। आगे आते हैं ब्लड यानी कि रक्त। रक्त का दो पार्ट होता है, एक फ्लूइड पार्ट, एक सेलुलर पार्ट। यानी कि फ्लूइड पार्ट यानी कि लिक्विड पार्ट। ठीक है। फ्लूइड पार्ट में इसका आता है प्लाज्मा, जो कि 50 से 55% ऑफ बीवी, बीवी यानी कि ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। 50 से 55% ब्लड वॉल्यूम का यही होता है प्लाज्मा। और सेल्यूलर पार्ट जो है, इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 45 से 50% होता है ब्लड वॉल्यूम का।
यानी कि ज्यादा होता है प्लाज्मा और कम होता है आपका, ये तीनों मिला के कम होता है, ये तीनों मिला के 45 से 50% तक ही होता है, और ये अकेले आपका 50 से 55% होता है। और आप समझ लीजिए कि इस प्लाज्मा की वजह से ब्लड का कलर जो है स्लाइटली येलो होता है, और आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। ब्लड क्या है? वो एक संयोजी उत्तक है। आगे, लिम्फ। लिम्फ किसको बोलते हैं? लिम्फ, चोट, जब हम लोग को चोट लगता है तो हमारे जो जहां पर घाव होता है वहां से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है, यानी कि पारदर्शी द्रव्य निकलता है। पारदर्शी, देखते हैं, पानी जैसा कुछ निकलेगा जहाँ चोट लगता है वहां पे, बोलते हैं ना कि पानी जैसा। वो पीव भी नहीं होता है, वो पारदर्शी द्रव्य होता है। ठीक है, जो कि घाव ठीक करने के लिए निकलता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। वही होता है लिम्फ हमारा। ठीक है, आगे, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। सेल के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, और टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। आगे आते हैं प्लाज्मा। अभी इसको पढ़ेंगे, पहले फ्लूइड पार्ट पढ़ेंगे, फिर सेल्यूलर पार्ट पढ़ेंगे। तो फ्लूइड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा, और सेल्यूलर पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक एक करके इस चारों को देखेंगे। पहले देखते हैं प्लाज्मा। यहाँ है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, सबसे पहले इसमें तीन चीज होता है: वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट और मिनरल। ठीक, वाटर जो पानी, इसमें जो पानी होता है वो 90% था, अकेला ये 90% था। बाकी 10% में प्रोटीन और सॉल्ट और मिनरल होगा। इसमें 5 प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में 5 प्रोटीन पाया जाता है, जिसका निर्माण लीवर में होता है। ये भी याद रखिएगा, इसका निर्माण लीवर में होता है। वो 5 प्रोटीन कौन कौन है? प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिपेरिन। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि खून को जमाने में। ठीक है, ब्लड, जब हम लोग को कहीं चोट लगता है, हाथ कट जाता है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का यूज होता है। और एल्ब्यूमिन जो है ये प्रोटीन पाया जाता है अंडा में, ये एग में पाया जाता है। ग्लोबुलिन जो है हीमोग्लोबिन, नाम सुन रहे हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, यानी कि ब्लड में पाया जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है ग्लोबुलिन। और हिपैरिन जो है वो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं इसको, यानी कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये दोनों तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ये जस्ट उसका उल्टा है। ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या करता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर कहीं कटवट लग गया, तो अगर सही में ब्लड ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग है। ठीक है, ब्लड, शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन जो है, इसके खोजकर्ता कौन है? जे बर्जिलियस। जे बर्जिलियस। और विटामिन के खोजकर्ता फंक। विटामिन के खोजकर्ता है फंक। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, प्लाज्मा में वाटर और प्रोटीन तो हो गया, 5 तरह का प्रोटीन हम लोग देख लिए। एक सॉल्ट और मिनरल भी पाया जाता है इसमें। और सॉल्ट और मिनरल में कौन कौन हो जाएगा? सॉल्ट में Na होगा, Cl होगा, कैल्शियम होगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इस पांचों का सॉल्ट होगा। याद रखिएगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये हमारा ब्लड में क्या बोलते हैं, जो ब्लड का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम हमारे हड्डी और दांत के लिए जरूरी होता है। और सोडियम और कैल्शियम ये तो सॉल्ट में पाया जाता है, NaCl। तो ये हमारा बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आगे आते हैं। प्लाज्मा में मौजूद 5 प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। बताया था ये जो पांचों प्रोटीन है, इसका निर्माण लीवर में होता है, और रहता कहाँ है? ये प्लाज्मा में। ठीक, जिसमें प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पहले ही बता चुके हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में ये दोनों हेल्प करेगा, और ये उसका जस्ट उल्टा है, एंटी क्लॉटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग इसको बोलते हैं, हिपैरिन। ब्लड क्लॉटिंग में सिर्फ ये दोनों ही यूज नहीं होता है, इसमें विटामिन के और कैल्शियम का भी मदद चाहिए होता है। विटामिन के और कैल्शियम का कभी अगर अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम बता देंगे ब्लड क्लॉट कैसे होता है। इसमें 6 मिनट का समय लगता है, पूरा प्रोसेस बता देंगे, पूरा प्रोसेस बता देंगे कैसे ब्लड क्लॉट होता है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो है ये अंडा में पाया जाता है, एग में पाया जाता है। ठीक है, और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग होता है, इसका रंग जो लाल है वो इसी कारण होता है, ग्लोबुलिन के कारण होता है। ठीक, ब्लड का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे हिपैरिन, हिपैरिन एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है।
ठीक, आगे बढ़ते, ये सब बता चुके हैं। आगे सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, यह CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हम बताए थे 10% CO2 जो है वो आपका कैसे जाएगा, हार्ट और लंग्स के द्वारा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। लेकिन 90% CO2 जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक। तो ये भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, वही रिपीट हो रहा है। जितना बार रिपीट होगा आपको उतना बार ये याद होगा दिमाग में। सोडियम और कैल्शियम ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, बताए थे। NaCl सॉल्ट, अगर बीपी लो है तो सॉल्ट ज्यादा खिला दीजिए, और बीपी अगर सॉरी बीपी अगर लो है तो सॉल्ट खिला दीजिए, और बीपी हाई है सॉल्ट बंद कर दीजिए, ठीक है। ब्रेन में स्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बीपी को कंट्रोल रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा सिर्फ बीपी को ही नहीं, ब्लड प्रेशर को ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, आपका पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इस चारों को कंट्रोल करता है। कौन कौन, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट, इस चारों को कंट्रोल करने वाला कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे देखिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक। आगे सेल्यूलर पार्ट, तो हम लोग का ये प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा में 3 चीज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे सेल्यूलर पार्ट, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। चलिए आते हैं सेल्यूलर पार्ट में। सेल्यूलर पार्ट में 3 चीज होता है। पहला RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ठीक। और WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ल्यूकोसाइट। अच्छा, यहाँ पे बहुत कोई लिख देता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका एक्चुअल नाम है कॉर्पस्कल्स, अगर ये ऑप्शन में ना आ रहे तो सेल्स लिखना है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक, लेकिन एक्चुअल नाम इसका कॉर्पस्कल्स है, ठीक है। और तो WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का ही नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। हिंदी में देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं यानी कि कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं, कणिकाएं भी बोलते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। हिंदी में भी आप समझ लिए इसको क्या बोलते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। RBC सबसे पहले पढ़ेंगे, RBC, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। हम पढ़े हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। और 2 ऐसा जीव है जिसके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी दुनिया में जितना भी जीव है उसके RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ठीक। आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। WBC एकमात्र ऐसा ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। तो हम लोग पढ़े हैं RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन 2 जीव, ये एग्जाम्पल पूछता है, कैमल और लामा, ऊंट और लामा ऐसा जीव है जिसके RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा वो होगा प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा वो होगा यूकैरियोटिक। कैरियोटिक यानी कि बाकी सब जीव जिसमें RBC पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन जिसमें क्या बोलते हैं, मतलब RBC वाला सेल जो है प्रोकैरियोटिक है, लेकिन कैमल और लामा का RBC जो है उसका जो सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि वो हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आकार, RBC का आकार कैसा होता है, जब इसको माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा इसका आकार होता है डिस्क शेप का, यानी कि ऐसे 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 इस शेप का होगा। डिस्क शेप को और क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव, यानी कि दोनों तरफ कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव इधर भी कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, अवतल, दोनों तरफ अवतल है, इधर भी अवतल इधर भी अवतल, बाई कॉनकेव, ठीक है। और RBC का निर्माण कहाँ होगा, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। तो आप छोड़िए, हम एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होगा बोन मैरो में, ठीक। तो निर्माण का टेंशन है खत्म, तीनों का निर्माण कहाँ हो जाएगा, बोन मैरो में, ठीक है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का विस्कस ब्राउन लिक्विड है, ये भूरा कलर का लिक्विड है, विस्कस, ठीक है, भूरा कलर का लिक्विड है, ठीक। यूटेरस के भ्रूण में RBC का निर्माण स्प्लीन तथा लीवर में होता है। देखिए, जब हम लोग बड़ा होते हैं, जैसे जब हम लोग बड़ा हो जाते हैं उस समय हम लोग का RBC का निर्माण होता है बोन मैरो में, लेकिन जब हम लोग छोटे रहते हैं
तो बोन मैरो का निर्माण भी उस समय तक नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो उस समय हमारे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन में, स्प्लीन, प्लीहा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, बच्चा जब है उस समय उसका आरबीसी का निर्माण होता है स्प्लीन में। और स्प्लीन ऐसा चीज है जहां आरबीसी का नष्ट भी होता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, क्योंकि यहीं पर आरबीसी मरता भी है। और जब बच्चा है, यूटेरस में है, बच्चा भ्रूण है, तो उसका आरबीसी का निर्माण भी स्प्लीन में हो रहा है, और लीवर में, लीवर भी करता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगला, आरबीसी की संख्या 40 से 50 लाख पर mm3। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। और आरबीसी की संख्या कैसे मेजर करते हैं? हेमोसाइटोमीटर, हेमोसाइटोमीटर, ठीक, नामक उपकरण से मापी जाती है। आरबीसी के लाल रंग का कारण होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अभी पढ़े हैं, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ होता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में टोटल 5 प्रोटीन होता है, उस पांचों प्रोटीन का निर्माण करता है लीवर, लेकिन होता है प्लाज्मा में, जमा होता है प्लाज्मा में। तो आगे, कॉकरोच के ब्लड में आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ब्लड जो है कलरलेस होता है। तो कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होगा? कलरलेस। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, इस जानवरों के ब्लड का कलर बार बार पूछेगा। तो हम लोग का ब्लड का कलर तो लाल हो गया, लाल रंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसा जीव है जिसके ब्लड का कलर ब्लू होता है, और ये दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन। कौन कौन जीव है? लॉबस्टर, लॉबस्टर, ये भी आप याद रखिएगा, लॉबस्टर। क्रैब्स, क्रैब्स का भी जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का भी ब्लड का कलर रेड होता है। स्नेल्स, बहुत स्लो चलता है स्नेल्स। स्क्विड, इसका भी कलर ब्लड का ब्लू होता है। मोस्ट स्पाइडर्स, बहुत सारा ऐसा मकड़ी है जिसका ब्लड का कलर ब्लू होता है। क्रेफिश और श्रिम्प, क्रेफिश और श्रिम्प, इस सब का ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो ये आपको एग्जाम में इतना याद रख लेना है। आपको 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा चार इसमें से किसके ब्लड का कलर ब्लू होता है, आप तुरंत मार दीजिएगा। मैंने सबका एक जगह कर, मैं इसका सबका आंसर एक जगह कर दिया हूँ। आप इसको अगर एग्जाम में छांट सके तो छांट लीजिएगा। ठीक, बाद में ये नहीं बोलिएगा कि नहीं पढ़ाया गया। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा। और आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, आयरन तत्व पाया जाता है। ठीक, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी की मृत्यु होती है स्प्लीन में, बताए थे। आरबीसी का जन्म, जन्म समझ लीजिए, जन्म कहाँ होता था? पढ़े थे हम लोग, बोन मैरो, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। ठीक है, और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रगाह, कब्रिस्तान, यहीं पे मर जाता है इसलिए इसको कब्रगाह बोल देते हैं। आगे, हमारे शरीर में एक्सेस ब्लड जो होता है, बहुत ज्यादा ब्लड अगर है तो वो स्प्लीन में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसलिए हम लोग स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड बैंक। यहीं पर ब्लड जमा हो जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड का कमी होता है तो यहीं से ब्लड हमारे बॉडी को दिया जाता है। स्प्लीन बहुत जरूरी जगह है। और देखिए, जब हम लोग तो पढ़े हैं कि बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन जब वो यूटेरस में है, बच्चा है ना, माता के यूटेरस में बच्चा है, उस समय तो बोन मैरो का निर्माण नहीं होता है। उस समय ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? आरबीसी का निर्माण होगा स्प्लीन में। यानी कि स्प्लीन जो है इमरजेंसी में ब्लड का निर्माण भी करता है, स्प्लीन और लीवर ब्लड का निर्माण भी करता है, और ब्लड का वो क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी है, और एक्सेस ब्लड को स्टोर भी करता है। देखिए स्प्लीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे, आरबीसी का कार्य क्या है? इसका काम यही है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, CO2 का भी। ठीक, प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन में मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब यहीं पे लिख दीजिए। हीमोग्लोबिन में जब CO2 मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये कब बनता है? CO2 के साथ मिलने के साथ। तो ये सिर्फ O2 का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता ऑक्सीजन, वो O2 और CO2 दोनों करता है। तो इसको हम यहाँ के मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं O2 और CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, आरबीसी। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी की कमी से, देखिए इसमें आपको 3 रोग पढ़ना है।
एनीमिया, पॉलीसिथेमिया और थैलेसीमिया। थोड़ा थोड़ा अंतर है। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का कमी हो जाएगा, और वही अगर आरबीसी बढ़ जाएगा तो पॉलीसिथेमिया, और वही अगर आरबीसी अधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, थैलेसीमिया। तीनों में अंतर समझिए, फिर से पढ़ते हैं। आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया, यानी कि अगर आरबीसी का कमी है तो आपको हो जाएगा एनीमिया रोग। और एक चीज और समझिएगा कि आरबीसी के निर्माण में आपका 3 विटामिन हेल्प करता है, B6, B9, B12, 6, 9, 12। B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक। और कोबाल्मिन का मतलब इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है, और ये तीनों विटामिन जो है आपका आरबीसी का निर्माण में हेल्प करता है, ठीक। इस तीनों विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी बनेगा ही नहीं, और आरबीसी का कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी के बढ़ जाने से पॉलीसिथेमिया, नाम याद रखिएगा, पॉलीसिथेमिया। और आरबीसी के अधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय हो जाने से थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। अब डब्ल्यूबीसी का बात करते हैं। यह एकमात्र ब्लड कॉर्पस्कल्स है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि हम बताए थे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाएगा। तो सिर्फ एकमात्र ऐसा ब्लड कॉर्पस्कल्स है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका शेप इरेगुलर और लॉन्गर होता है। हम बताए थे आरबीसी का शेप कैसा होता है, डिस्क शेप, डिस्क शेप, ठीक, यानी कि बाई कॉन्केव, यानी कि दोनों तरफ अवतल रहेगा। लेकिन वही डब्ल्यूबीसी का बात करेंगे, इरेगुलर शेप, कोई शेप ही नहीं होगा, लॉन्गर, नो डेफिनिट शेप। डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से 5000 mm3, वहां 20 लाख हो जाता था, देखिए कहाँ गया, 40 से 50 लाख, सॉरी 40 से 50 लाख, लाख में है, और ये 5000 में, 4000 से 5000 पर mm3, मिलीमीटर क्यूब। आगे, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कलर जो है कलरलेस होता है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है 600:1, 600:1। यही 600:1 अगर गड़बड़ा जाता है तो हम लोग को कैंसर हो जाता है, कैंसर, ब्लड कैंसर। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और ये अनस्टेबल होता है, यानी कि हमारे ब्लड से तुरंत निकल जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन में CO2 मिलता है तो बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक। और ये भी अनस्टेबल होता है, यानी कि तुरंत हमारे ब्लड से निकल जाएगा। लेकिन एक कमीना होता है, हीमोग्लोबिन के साथ CO जब मिलता है, ये CO कार्बन मोनोक्साइड, तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और ये बन जाता है स्टेबल, स्टेबल। ये ऑक्सीजन की घुलनशीलता को कम कर देता है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन को घुलने ही नहीं देता है। इसके कारण हम लोग को क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर में होता क्या है, डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगता है, यानी कि ये जो रेशियो आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी 600:1 है, ये रेशियो 600:1 नहीं होता है, ये 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, यानी कि 600:1 से बढ़ने लगेगा, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगेगा। और जैसे डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगा हम लोग को ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिमांड, और क्यों होता है, कार्बन मोनोक्साइड के कारण। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है, पहले बता चुके हैं, आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या ब्लड प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण होता है आपका किसमें, बोन मैरो में। अगला, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 7 दिन, 4 से 7 दिन। उसका कितना था, आरबीसी का 120 दिन, आरबीसी का था 120 दिन। आगे, डब्ल्यू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का 2 टाइप होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलो में ए आगे लगा देंगे, यानी कि कनिकानु या अकनिकानु। ग्रेन्युलोसाइट कनिकानु, अग्रेन्युलोसाइट यानी कि अकनिकानु। ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह का होता है, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और अकनिकानु जो है आपका 2 तरह का होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम एकमात्र इसी में टिक मारे हैं, लिम्फोसाइट। यही हमारा प्रतिरक्षी का निर्माण करता है ब्लड, इसलिए बोलते हैं डब्ल्यूबीसी जो है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यही लिम्फोसाइट, ठीक है। तो हम सबके बारे में जानेंगे, सबका अपना अपना खासियत है। ये 5, यानी कि डब्ल्यूबीसी का टाइप 2 है,
और सब टाइप इसका 3 है, इसका सब टाइप 2 है, यानी कि टोटल मिला देंगे तो दोनों का पार्ट में 3 और 2 5 हो गया। इसमें जो बेसोफिल है ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक। बेसोफिल 0.5%, सबसे कम यही पाया जाएगा बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम होगा। नाम में सुनने में क्या लग रहा है, बेसी है, मतलब ज्यादा है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, ज्यादा नहीं है, कम है। बेसोफिल बेसी नहीं है, ज्यादा है, कम है, बेसी नहीं है, कम है। तो एक ये तरीका याद रखने का। आगे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो है 50 से 60% है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में होगा, सबसे अधिक मात्रा में यही होगा न्यूट्रोफिल, यानी कि ये जो बेसोफिल होगा ये सबसे कम है, सबसे कम, कम, और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे आता है अगला, सबसे बड़ा, साइज में सबसे बड़ा, मोनोसाइट। नाम में लग रहा है मोनो, ठीक है, मोनसाइट लिखा गया यहाँ पे, मोनोसाइट होगा, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक। लग रहा है कि अकेला है, लेकिन ये अकेला ही काफी है, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, साइज में सबसे बड़ा, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक। आगे अब जो बचा ये लिम्फोसाइट, इस तीनों का सब हम लोग देख लिए। बेसोफिल सबसे अधिक मात्रा में होगा, सबसे कम मात्रा में होगा, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, और साइज सबसे बड़ा होगा इसका, सबसे बड़ा साइज, सबसे बड़ा होगा साइज में, ठीक। सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, तो ये तीनों का आप समझ लिए। अब आते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, ठीक। लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमोसिन नामक हार्मोन द्वारा किया जाता है। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि से निकलता है, जो हमारे हार्ट के पास पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि हमारे हार्ट के पास पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। लिम्फोसाइट किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण। और लिम्फोसाइट का निर्माण कौन करेगा, थाइमोसिन नामक हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से निकलेगा, थाइमस ग्रंथि से। थाइमस ग्रंथि कहाँ होता है, हमारे हार्ट के पिछले पार्ट पर, हार्ट के पास पाया जाता है। बुजुर्गों में जो जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड एज वाले पर्सन, उनके थाइमस ग्रंथि कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि बुढ़ापे में इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, ठीक। इसीलिए बुढ़ापे में इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि काम करना बंद कर देती है। आगे डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। यही डब्ल्यूबीसी, अगर आपसे पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी का कार्य है एंटीबॉडी का निर्माण करना, और डब्ल्यूबीसी में किसका कार्य है, तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु भी स्प्लीन में होती है, देखिए आप, आरबीसी ले लीजिए, डब्ल्यूबीसी ले लीजिए, और ब्लड प्लेटलेट्स ले लीजिए, तीनों का निर्माण होगा कहाँ पे, निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो, बोन मैरो। और आप पढ़ चुके हैं अभी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इस दोनों का मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन में, मृत्यु कहाँ होता है, स्प्लीन में। आगे डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, ल्यूकोपेनिया में, ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। बताए थे, जब भी कार्बन मोनोक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन में मिलेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये आपका ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को बढ़ावा देगा। कार्बन मोनोक्साइड बनता कब है, याद रखिए, किसी का भी कंप्लीट कंबसन होता है, पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबसन, कंबसन, तो इसमें कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है, ठीक। लेकिन वही इनकम्प्लीट कंबसन होता है, इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण दहन, तो अपूर्ण दहन में आपका कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलता है। तो ये जो कार्बन मोनोक्साइड निकलता है अपूर्ण दहन में, या तो गाड़ी के पीछे धुआं निकल सकता है, या तो आप एक बंद रूम में आप चूल्हा जला रहे हैं, तो आपका कार्बन मोनोक्साइड निकल सकता है। ठंड के मौसम में लोग एक बंद रूम में आपका चूल्हा जलाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो ऑक्सीजन का कमी यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, ऑक्सीजन की कमी हो गई यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, अपूर्ण दहन, वहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा, और वो जैसे हमारे ब्लड में जाएगा हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जिससे हम लोग को ब्लड कैंसर हो सकता है, याद रखिएगा। ल्यूकोडर्मिया, अब इसमें आप देख रहे हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया, तो ये दोनों डब्ल्यूबीसी का होने वाला रोग है, ठीक है। तो आपको ल्यूकोडर्मिया, आप तुरंत मार दीजिएगा इसके साला ये भी डब्ल्यूबीसी का होगा, लेकिन नहीं। डर्मिया, डर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन, आप समझिएगा, ये स्किन का डिजीज है, ये क्या है, एक स्किन डिजीज है, इचिंग होता है, ल्यूकोडर्मिया में इचिंग होता है, स्किन डिजीज है। आप वहीं पे गलती कर दीजिएगा, आपको ऑप्शन में देगा इनमें से कौन सा स्किन डिजीज है, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोडर्मिया,
तो आप, और एक नन ऑफ दीज दे देगा। आप मार दीजिएगा, तीनों में से आप सारा सोचिएगा, नन ऑफ दीज, तीनों में तो ल्यूको है, हो सकता है, या तीनों में से कोई एक ऑप्शन मार दिया, लेकिन डर्म से आप पकड़िएगा, स्किन का डिजीज डर्म वर्ड आएगा, जैसे डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, ठीक, ये आपका स्किन डिजीज है। आगे आते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। फिर से रिवीजन मारते हैं। आरबीसी का शेप कैसा होता है? डिस्क शेप का, डिस्क, डिस्क शेप कैसा होता है? ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, ठीक। डब्ल्यूबीसी का शेप नो, नो रेगुलर शेप, कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है, ठीक। और प्लेटलेट्स का शेप अभी पढ़ लिया, स्फेरिकल, कैसा शेप होता है? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होता है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हम बताए थे न्यूक्लियस केवल एक में पाया जाएगा, वो है आपका इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक में न्यूक्लियस पाया जाता है, वो है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, यानी कि ये भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। आगे आते हैं, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। चलिए, हम पहले ही बता चुके थे कि तीनों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण बोन मैरो में होता है, तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 4 लाख, 2 से 4 लाख। अब फिर से हम संख्या का रिपीट मार देते हैं। आरबीसी में संख्या कितना होता है? 40 से 50 लाख पर mm³ मिलीमीटर क्यूब, ठीक। अब डब्ल्यूबीसी का बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी में 4000 से 5000 या 3000 से 5000, ऐसे ही कुछ था, पर mm³, ठीक, ये हजार में होता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600:1, 600:1। आगे आते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या हो जाएगी 2 से 4 लाख पर mm³। इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है। क्यों ब्लड क्लॉट? इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक। तो अब यहां समझिए, फिर से समझ लेते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट ना, ल्यूकोसाइट। और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ये भी नाम आप समझ गए, रिलेट करके पढ़िएगा आपको याद होगा। और ये ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करेगा। किसके मदद से हेल्प करेगा? प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, 5 प्रोटीन, एक पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प करता है? विटामिन के हेल्प करता है, और क्या हेल्प करता है? कैल्शियम। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में आपका थ्रोम्बोसाइट हेल्प करेगा, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम, 5 चीज का मदद होता है ब्लड क्लॉटिंग में। नॉर्मल चीज है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, हम लोग पढ़े थे, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह। डब्ल्यूबीसी का भी मृत्यु कहाँ होता है? स्प्लीन में। लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स का मृत्यु ब्लड में ही हो जाता है, स्प्लीन में नहीं होता, ब्लड में ही हो जाता है। ये आपको याद रखना है, इसका मृत्यु भी ब्लड में ही हो जाता है। अगला, प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 20 दिन, 10 से 20 दिन। फिर से रिवीजन मार लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 से 7 दिन, है ना। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 20 दिन। सबसे ज्यादा डब्ल्यू आरबीसी जीता है, आरबीसी सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहता है। आगे, डेंगू चिकुनगुनिया नामक बीमारी में प्लेटलेट्स कमी हो जाती है, ठीक। डेंगू और चिकनगुनिया, ये दो बीमारी ऐसा है जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक। कमी हो जाती है, जिसके अत्यधिक कम हो जाने से मृत्यु हो सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर कम हो गया ब्लड प्लेटलेट्स तो मृत्यु हो सकती है। प्लेटलेट्स कितना? 2 से 4 लाख। इन लोग का हजार में आता है, 10,000, 20,000 प्लेटलेट्स, इतना कम हो जाता है। और जब और कम होने लगता है, 10,000 से कम हो जाता है, तो एकदम सीरियस कंडीशन हो जाता है, उसका मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। आगे,
प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स का अगर कमी हो जाए तो उससे एक हीमोफीलिया नाम का रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। यह एक अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज है। बाप से बेटा को, बेटा से उसका बेटा को, है ना, माँ से उसका बेटा को, नाना जी से उसका बेटा को, दादाजी से उसका बेटा को। तो ये एक अनुवांशिक जेनेटिक बीमारी है। ठीक है। जो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया, महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। ठीक है, ये पूछा था महारानी विक्टोरिया। अब देखिए आपको, ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में तो देखा गया, लेकिन उस समय ये देखा जाता था कि सिर्फ महारानी लोग को ही हो रहा है, राजा महाराजा को यहाँ ही हो रहा है। पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ, फिर फ्रांस के राजा को हुआ, स्पेन की महारानी को हुआ। देखा जा रहा है कि ये बार बार, मतलब एक बहुत अमीर घराने के लोगों को ही सिर्फ हो रहा है। तो इसे रॉयल्स डिजीज नाम दे दिया गया, यानी कि अमीरों की बीमारी। ठीक है, अमीरों की बीमारी। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में देखा गया, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, फिर स्पेन में, फिर फ्रांस में। समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों में ही हो रहा है, अमीर लोगों में ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको रॉयल्स डिजीज नाम दे दिया गया। और इसमें होता क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होता है। ठीक। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप। तो हम लोग देखिए सारा चीज देख लिए, एक ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। और ये सारा ब्लड ग्रुप का खोज नहीं किए हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का खोज किए हैं। एक ब्लड ग्रुप अभी भी बच जाता है, जिसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले कोई और व्यक्ति है, जिसको बोलते हैं डी कैलिस्टो। क्या नाम है इनका? डी कैलिस्टो। लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लेनिस्टर सबसे पहले यही खोज किए थे, ए बी और ओ। एक ब्लड ग्रुप इनसे बच गया था, जिसको बाद में खोजा गया डी कैलिस्टो के द्वारा। आगे, एंटीजन और एंटीबॉडी, दो चीज हम लोग को पढ़ना है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जिसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक, एंटीजन को हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी लिखेंगे। यह एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन भी इसको बोलते हैं, एंटीजन को। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा एंटीजन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हम लोग कौन कौन पढ़े हैं बता देते हैं आपको। हम लोग पढ़े हैं प्लाज्मा प्रोटीन आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और कौन कौन पढ़े हैं? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और पढ़े हैं हिपैरिन, हिपैरिन। और पढ़े हैं एल्ब्यूमिन। और पढ़े हैं ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और एक पढ़ लिए अभी हम लोग एंटीजन। एंटीजन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, हिपेरिन है, उसी तरह एंटीजन भी है। याद रहे ब्लड ग्रुप में सेम प्रकार का एंटीजन तथा एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यानी कि एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं पाया जाएगा। एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से दिखाते हैं, और एंटीबॉडी को स्मॉल बी से दिखाते हैं। ए है तो स्मॉल ए नहीं होगा, बी है तो स्मॉल बी नहीं होगा, याद रखिएगा। सेम प्रकार का एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोनों ए के साथ अगर ए आ गया ना, समझ लीजिए वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। सेम नहीं हो सकता है। हम लोग देखते हैं, समझते हैं, ब्लड ब्लड ग्रुप के अनुसार समझते हैं उसमें एंटीजन क्या हो सकता है, एंटीबॉडी क्या हो सकता है, और किसको डोनेट कर सकता है, किससे वो ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ये देखते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए का बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या होगा? तो ए है तो ए ही होगा, कैपिटल ए। और एंटीबॉडी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर वो ए है तो ए नहीं होगा, क्या होगा? बी। एंटीजन उल्टा होता है, बी। ए है तो बी होगा, उसी तरह बी है तो ए होगा। ठीक। अब यहाँ किसको डोनेट कर सकता है? ए को डोनेट कर सकता है, ए को और ए बी को, ए और ए बी को डोनेट कर सकता है। याद रखिएगा, ए बी को सब डोनेट कर सकता है, सब जितना भी ब्लड, इसीलिए ए बी को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ये सब से ब्लड ले सकता है। और ओ जो है, ओ सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है। इसे ओ को क्या बोलते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ओ माइनस, ओ नेगेटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक, बहुत कोई ओ ब्लड ग्रुप को समझ लेता है, ओ प्लस भी समझ लेता है, नहीं, ओ प्लस जो है ओ माइनस को नहीं दे सकता है। इसीलिए ओ माइनस जो है वो है यूनिवर्सल डोनर, सबको सर्वदाता, ओ माइनस ब्लड ग्रुप।
अब समझिए, हम लोग पहले समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले ब्लड ग्रुप ए के बारे में समझेंगे। ए में एंटीजन होगा कैपिटल ए, एंटीबॉडी होगा स्मॉल ए। इसको दे सकता है कैपिटल ए और ए बी, मतलब ए और ए बी को दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। और ले किससे सकता है? ए और ओ से। ओ से तो सब ले सकता है, ठीक है। और ए से ले सकता है, यानी कि ए जो है वो ए से लेगा ही और ओ से लेगा। ए जो है वो ए को देगा ही और ए बी को देगा। बी के बारे में देखते हैं। बी जो है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ले किससे सकता है? बी से और ओ से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप का बात करें, ए बी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होता है, एंटीजन ए एंटीजन बी। हम बताए थे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को स्मॉल से दिखाते हैं, एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है, एंटीबॉडी बी भी नहीं हो सकता, यानी कि दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी, सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है। उसी तरह ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, तो एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा। इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीजन नहीं पाया जाएगा। आगे, ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, और ले किसे सकता है? सिर्फ ओ से ले सकता है, सबसे नहीं ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप समझ गए। अब देखिए, ब्लड ग्रुप एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप जो है आपका ये है, इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक। ये है एक एक आपका दिखाएगा माता का, एक पिता का। अगर माता का भी ए है, पिता का भी ए है, तो बच्चा का क्या होगा? बच्चा का ए हो सकता है, ओ हो सकता है। याद रखिएगा, दोनों सेम है तो ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर माता का ए है, पिता का बी है, ए तो होगा ही, बी होगा ही, ए बी भी हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी हो जाएगा। चारों ए और बी में चारों हो जाए, चारों पॉसिबिलिटी है, ए बी, ए बी और ओ। ए और ओ में, ए और ओ में ए और ओ ही होगा। ए और ए बी में, ए और ए बी में आपका देखिए, इससे ए निकल सकता है, इससे आपका ए और बी दोनों निकल सकता है, और ए बी भी निकल सकता है, यानी कि ए बी और ए बी, ए बी और ए बी। ए बी में देखिए, ए बी में आपका क्या होगा? इससे ए निकलेगा, बी निकलेगा, ए बी निकलेगा, इससे भी ए निकलेगा, बी निकलेगा, ए बी निकलेगा, यानी कि ए बी ए बी, यही पॉसिबिलिटी है। बी और ए बी में, बी और ए बी में ए निकलेगा, बी निकलेगा, ए बी निकलेगा, ए बी और ए बी। ए बी और ओ में, ए बी और ओ में देखिएगा, आप एक चीज समझ लीजिए, जहां पर आपका ए बी होगा वहां बच्चा में ओ नहीं होगा, जहां पर आपका ओ होगा वहां बच्चा में ए बी नहीं होगा, उल्टा वाला नहीं होगा, समझ लीजिए। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, बच्चा में आपका इस चारों में ओ नहीं है, ओ नहीं है। और जहां पर ओ है, देखिए यहाँ ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, वहां पर आपका ए बी नहीं है। तो ये कंसेप्ट आप अगर लगाइएगा एग्जाम में, आप ऑप्शन को छांट सकते हैं, ऑप्शन आप छांट सकते हैं, और ऑप्शन छांट के आप आंसर मार सकते हैं। जैसे ए बी और ओ है, ए बी और ओ है, तो ए बी है तो आपका ओ नहीं बनेगा, और ओ है तो आपका ए बी नहीं बनेगा, तो बच गया कौन? ए और बी। समझ रहे हैं? आप ऑप्शन छांट सकते हैं। ओ है तो आपका ए बी नहीं बनेगा, ओ और ओ में खाली ओ बनेगा बस, बी और ओ में खाली बी बनेगा, और ओ बनेगा, हाँ ओ है तो ए बी नहीं बनेगा, ए बी नहीं बनेगा। तो हमको लगता है इससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। बस इतना ही, पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है, ये आपका हो गया माता का, ये पिता का, तो बच्चा का ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए एक चीज, जहां पर पेरेंट के ब्लड ग्रुप में ए बी रहेगा वहां बच्चे का ब्लड ग्रुप में ओ नहीं रहेगा। समझ, यही तो ट्रिक हम बताए हैं, जहां पेरेंट के ब्लड ग्रुप में ओ होगा वहां बच्चे के ब्लड ग्रुप में ए बी नहीं होगा, यही है। आगे आते हैं, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर हम लोग बोलते हैं रीसस फैक्टर, रीसस फैक्टर, ठीक है। खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर, दोनों का नाम याद रखिए, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर, ये दोनों खोजकर्ता है। हम लोग पढ़े थे कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता भी हमारे कौन है, सॉरी, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता भी हमारे कार्ल लैंड स्टीनर ही थे। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप का खोज किए थे, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे? डी कैलिस्टो, डी कैलिस्टो। तो ये देखिए, ब्लड ग्रुप का भी खोज करते हैं और आर एच फैक्टर का भी खोज करते हैं, ठीक। यह सबसे पहले रीसस मंकी में खोजा गया था, रीसस एक मंकी है उसमें खोजा गया था, इसलिए इसका नाम रीसस फैक्टर पड़ा, रीसस मंकी के नाम पर, वो बंदर के नाम पर, रीसस नाम का बंदर था उसके नाम पर इसका रीसस फैक्टर नाम पड़ा। आगे, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंटीजन। या देखिए, एंटीजन आपका ए और बी होता है, ए होगा तो एंटीबॉडी ए नहीं होगा, और बी अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी नहीं होगा, ठीक है। ये लोग पढ़े हैं।
रिसस फैक्टर जो है वो भी आपका एक तरह का एंटीजेन है। क्या है? आपका एक तरह का एंटीजेन है। यह विश्व के 85% व्यक्ति में के ब्लड में पाया जाता है। यानी कि ये जिसके ब्लड में ये पाया जाएगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी कि रिसस पॉजिटिव, यानी कि RH प्लस, जिसके ब्लड में RH माइनस एंटीजन पाया जाता है। RH माइनस नहीं, RH एंटीजन पाया जाएगा। और जिसके ब्लड में RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसको बोलते हैं RH माइनस। ठीक है? यानी कि 85% आदमी में पाया जाता है, यानी कि 85% आदमी में RH प्लस होता है। बचा 15% आदमी में RH माइनस होता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एक आदमी अगर दूसरे आदमी को ब्लड जो देता है वो कैसे देता है, इसको समझिए, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप RH प्लस है, यहाँ भी RH प्लस है, दोनों का प्लस है। जैसे कि होता है ना A प्लस, बोलते हैं ब्लड ग्रुप क्या है तो बोलता है A प्लस, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप A है और उसका रिसस फैक्टर है, उसमें रिसस फैक्टर है। अगर A माइनस है, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है A माइनस, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ब्लड ग्रुप A है और रिसस फैक्टर नहीं है, यानी कि ये 15% में आता है, 15% में नहीं पाया जाता है, 85% में पाया जाता है। ठीक है, तो हम दोनों प्लस वाले का ब्लड एक दूसरे को देना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लस वाला प्लस वाले को दे सकता है, प्लस वाला प्लस वाले को दे सकता है। यस, ये पॉसिबल हो गया आपका। चलिए अगला आते हैं, माइनस और माइनस का देखते हैं। माइनस और माइनस का देखते हैं। ठीक है, दोनों माइनस है, माइनस वाला माइनस को दे सकता है, माइनस वाला माइनस को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि प्लस प्लस को दे देगा, माइनस माइनस को दे देगा। अब आते हैं जहां पर दिक्कत होता है, प्लस और माइनस वाले में। एक का प्लस है और दूसरे का माइनस है, तब क्या होता है, बड़ा समस्या आ जाता है। प्लस वाला माइनस को दे सकता है, माइनस वाला प्लस को, सॉरी, प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता है, माइनस वाला प्लस को दे देगा। यही रीजन है कि आपका देखिए ओ पॉजिटिव जो है वो आपका ओ नेगेटिव को नहीं दे पाता है ब्लड, लेकिन ओ नेगेटिव जो है वो ओ पॉजिटिव को दे देता है। यानी कि ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता है, सर्वदाता, ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ओ नेगेटिव को बोलते हैं ब्लड क्या बोलते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। वी कांट ट्रांसफ्यूज ब्लड ऑफ RH प्लस इंटू RH माइनस। RH प्लस का ब्लड RH माइनस में हम लोग नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, इसका ब्लड इसको डालेंगे तो ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा, तुरंत ब्लड क्लॉट हो जाएगा। हेंस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा, O माइनस। फिर O माइनस को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि O प्लस जो है O माइनस को ब्लड नहीं दे पाता है। आगे आते हैं, अगर मान लीजिए RH प्लस आदमी है और RH माइनस महिला है, ठीक है, शादी का बात कर रहे हैं। अगर पुरुष जो है वो RH प्लस है, महिला भी RH प्लस है, दोनों RH प्लस है, दोनों RH प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, शादी कीजिएगा, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पुरुष RH प्लस है और महिला महिला RH माइनस है तो तब बहुत दिक्कत होगा। देखिए, देन ब्लड ऑफ RH प्लस चाइल्ड इन द वॉर्म मिक्सेज विद ब्लड ब्लड ऑफ RH माइनस मदर। यानी कि इसका प्लस जो है इसका माइनस से मिक्स करेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, संभोग के दौरान जब क्या बोलते हैं DNA बनता है, उसमें ब्लड का पार्ट तो जाता ही है। ब्लड भी आपका मदर और फादर के ब्लड से डिसाइड होता है, हम लोग यहाँ पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर ये पढ़ ही चुके हैं। मदर और फादर के ब्लड ग्रुप से ही बच्चा का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो जब RH प्लस मैन है और RH माइनस वुमेन है, इसमें क्या होता है कि ब्लड माता के ब्लड से मिक्स हो जाता है। RH प्लस वाला ब्लड जो है बच्चा का RH माइनस मम्मी के ब्लड से मिक्स हो जाता है और ब्लड उसका क्लॉट होने का चांस पूरा रहता है, जिस कारण बच्चा का जो है मृत्यु हो जाने का चांस रहता है, बच्चा का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इफ बर्थ टेक प्लेस देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड डेथ इन अर्ली ईयर्स। मतलब कि जन्म के कुछ साल के अंदर ही उसका मृत्यु हो जाने का चांस, जहां तक जनरली 2-3 महीना में भी मृत्यु हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोटिस फोर्टेलिस। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोटिस फोर्टेलिस, यानी कि ये क्या है, इरिथ्रोब्लास्टिक ब्लास्टोटिस फोर्टेलिस। और इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी मान लेते हैं कि सक्सीड कर भी गया, लेकिन उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा सब बच्चा मर जाता है। इसके बाद इसका कोई भी बच्चा बचता नहीं है। पहला वाला अगर बच भी गया किसी तरह से तो दूसरा तीसरा तो बचेगा ही नहीं। इसीलिए आपको जरूरी क्या है, कुंडली मिले ना मिले बाबू, जब कोई जरूरी नहीं है, ब्लड ग्रुप जरूर मिला लीजिए, RH फैक्टर जरूर मिला लीजिए। अगर एक का आदमी का प्लस है और महिला का माइनस है
जिंदगी में शादी मत कीजिए, बच्चा में बहुत दिक्कत होगा। ठीक, ये हम आपको बता दे रहे हैं। कुंडली मिले ना मिले, अपना ब्लड ग्रुप जरूर मिला लीजिए। क्यों? नहीं तो भाई वही होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टैलिस होगा। अब पहला बच्चा अगर बच भी गया तो दूसरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। पहला बच्चा का नहीं मरने का चांस 90%, 100% हो जाता है, पहला बच्चा भी मर जाता है। गलती से पहला बच्चा बचा भी लिया गया, कुछ अभी कंडीशन है जिसमें बचा लिया जाता है बच्चा को पहले ही, तो लेकिन दूसरा तीसरा बच्चा तो आपको बचाने का कोई चांस नहीं है। चलिए, ये हमारा ब्लड से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है। और बताइएगा, हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर हम आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। क्योंकि अगर आप ये चैनल नहीं पढ़ते हैं तो आपको विश्वास कीजिए, आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। इतना अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पढ़ाया है, और आप इस चीज़ को अगर कंटिन्यू फॉलो करते हैं, सारा वीडियो देखते हैं, आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिलीव कीजिए। चलिए, इतना ही, आज का टॉपिक इतना ही है। और इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, अगले दिन अगला टॉपिक लेके आऊँगा और इससे भी बेहतरीन क्लास होगा। और आप धीरे धीरे बायोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाइएगा, विश्वास कीजिए, आपका कंपटीशन में बहुत ही अच्छा पकड़ बन जाएगा।